हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी जो कि आपका एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होना है, तो उस एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए आप प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर सकेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आपने अगर अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर विजिट करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट को एक विशेष विश्लेषण के साथ में हम आपको समझाने वाले हैं, तो सभी दोस्त लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए और हौसला हमेशा सीमा पर खड़े जवान जैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक हौसला और एक नई उम्मीद के साथ में हम आज के सेशन का आरंभ करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, ऑप्शन सी है भंग करना, ऑप्शन डी है बर्खास्त करना। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं? इसका एकदम करेक्ट आंसर है बर्खास्त करना। दोस्तों, बर्खास्त करना जो है संसद से संबंधित नहीं है। दोस्तों, बात आती है जब संसद की, दोस्तों बात जब आती है संसद, तो दोस्तों संसद जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, संसद जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले संसद किस देश में बना है? तो दोस्तों, सबसे पहले संसद जो है ब्रिटेन देश में बना था। किस देश में बना था? सबसे पहले संसद ब्रिटेन देश में बना था। और ब्रिटेन को इसीलिए दोस्तों क्या कहा जाता है? संसद की जननी। अगर आपसे पूछा जाता है संसद की जननी किसे कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। किसे कहते हैं? संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करी जाएगी संसद की, तो संसद के बारे में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करी जाएगी संसद की, तो सभी दोस्त एकदम ध्यान से देखेंगे। संसद में दोस्तों क्या होता है? तो संसद की अगर बात करी जाएगी तो संसद में दोस्तों 2 सदन होते हैं। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो आपका होता है लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। ध्यान रखेंगे, संसद एक आपका भवन है। क्या है? भवन है जिसमें 2 सदन होते हैं। एक तो आपका होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो संसद में अगर पूछा जाए सदन कितने होते हैं दोस्तों, तो संसद में अगर सदन पूछा जाता है तो संसद में दोस्तों 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के मध्य दोस्तों एक हॉल होता है। एक हॉल होता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दोस्तों सेंट्रल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल असेंबली कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सेंट्रल असेंबली में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की सम्मिलित बैठक होती है। सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल असेंबली। अगर दोस्तों बात करी जाएगी संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों संसद के कितने अंग होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे संसद के कितने अंग होते हैं। दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? तो दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक आपका होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन अगर बात की जाए सदन कितने होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, संसद की बात करी जाएगी तो संसद में हमने आपको बताया कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा।
दोस्तों संसद में जो है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसकी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से याद रखेंगे, सरला दोस्तों, सरला से याद रखेंगे और इनके नंबर याद रखेंगे। तो सा से दोस्तों होता है संसद, रा से होता है राज्यसभा और ला से होता है लोकसभा। तो दोस्तों संसद जो है इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 79। राज्यसभा का किस में किया गया है? 80 में। और लोकसभा की अगर बात की जाएगी तो इसका वर्णन 81 में किया गया। तो सरला से ध्यान रखेंगे, सा से संसद 79, रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। तो इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है श्रीमती सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू को ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। साथ ही साथ दोस्तों इन्हें भारत की कोकिला कहा गया। क्या कहा गया? भारत की कोकिला। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की कोकिला किसे कहा गया, तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा गया। दोस्तों सुचेता कृपलानी की अगर बात करी जाएगी तो भारत की पहली महिला सीएम कौन बनी है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी बनी है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी, तो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि इन्हें पहली महिला के रूप में सिद्ध करते हैं। सबसे पहला ये है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। साथ ही साथ में भारत की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला, तो भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी। साथ ही साथ में दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों अध्यक्ष, पहली अध्यक्ष रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला बात की जाएगी दोस्तों श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। दोस्तों तो विजया लक्ष्मी पंडित दोस्तों ये यूएनओ की पहली महिला राजदूत बनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला राजदूत कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित बनी है। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको मजा आ रहा होगा, एक बार लाइक और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है, साथ ही साथ में जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, तो उन सभी भाइयों तक आज के हमारे इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों भारत में पहली महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनका संबंध किससे है। दोस्तों भारत में जो प्रमुख महिलाएं हैं इनका संबंध किससे है, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी मदर टेरेसा, तो दोस्तों मदर टेरेसा की अगर बात करी जाएगी तो दोस्तों मदर टेरेसा पहली महिला हैं। मदर टेरेसा, दोस्तों मदर टेरेसा की बात की जाएगी तो मदर टेरेसा पहली महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं मदर टेरेसा जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों बछेंद्री पाल। दोस्तों अगर बात करी जाएगी बछेंद्री पाल की दोस्तों, तो पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन है, या फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। संतोष यादव, नाम याद रखेंगे दोस्तों, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। साथ ही साथ में दोस्तों अरुणिमा सिन्हा
पहली दिव्यांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। उसके बाद दोस्तों अगर बात करी जाएगी सुष्मिता सेन की, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, सुष्मिता सेन कौन है? तो दोस्तों सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी है? पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो पहली मिस वर्ल्ड बनी है सुष्मिता सेन। भारत की पहली मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन। अगर बात करी जाएगी दोस्तों रीता फारिया की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, रीता फारिया, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी पहली मिस वर्ल्ड, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखेंगे। सुष्मिता सेन की अगर बात करी जाएगी तो सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स हैं। क्या हैं? पहली मिस यूनिवर्स हैं। अगर बात की जाएगी दोस्तों रीता फारिया की, तो रीता फारिया कौन है दोस्तों? रीता फारिया की अगर बात की जाएगी तो रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड है। पहली मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया। और पहली मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन। ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों मिस वर्ल्ड कौन महिला बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पोलैंड की रहने वाली कैरोलिना विलावास्का, नाम याद रखेंगे, पोलैंड की रहने वाली कैरोलिना विलावास्का अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड बनी है। अगला बात करी जाएगी दोस्तों अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम का संबंध किससे है दोस्तों? अमृता प्रीतम की अगर बात करी जाएगी तो अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला का नाम है अमृता प्रीतम। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों मिली जुली खेती से तात्पर्य क्या है? नकदी और खाद्य दोनों तरह की फसलों को बोना। ऑप्शन बी है एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को बोना। ऑप्शन सी है एक वर्ष छोड़कर दो या अधिक फसलों को बोना। ऑप्शन डी है पशुपालन और कृषि करना। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पशुपालन और कृषि करना। जब भी दोस्तों फसल उत्पादन के साथ में पशुपालन किया जाता है तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती, मिली जुली खेती कहते हैं दोस्तों। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचालन, नकदी रिजर्व अनुपात या फिर नैतिक दबाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में नैतिक दबाव को शामिल नहीं किया गया। किसे नहीं शामिल किया गया? नैतिक दबाव को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? सभी दोस्त देखेंगे, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो दोस्तों किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर बी और सी दोनों। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है दोस्तों, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो दोस्तों प्रणाली में कोई त्रुटि या दोष आ जाता है। क्या आ जाता है? त्रुटि या फिर दोष आ जाता है, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? जब कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में क्या आ जाता है दोस्तों? त्रुटि या दोष आ जाता है। त्रुटि या फिर दोष आ जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बग कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, एरर दोस्तों, एरर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम प्रणाली में त्रुटि या दोष, गलती, विफलता को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द बग। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। फटाफट से सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहेंगे। सुपरनोवा क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा, ग्राहिका, विस्फोटी तारा या फिर ब्लैक होल। तो दोस्तों सुपरनोवा की अगर बात करी जाएगी तो सुपरनोवा जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपरनोवा है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो दोस्तों जब कोई भयंकर तारे में विस्फोट होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब भयंकर तारे का विस्फोट होता है, ध्यान रखेंगे, जब भयंकर तारे का विस्फोट होता है, भयंकर तारे का क्या होता है दोस्तों? जब भयंकर तारे का विस्फोट होता है, विस्फोट होता है
विस्फोट ही क्या कहलाता है? विस्फोट ही दोस्तों सुपरनोवा कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरनोवा कहलाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सुपरनोवा को दोस्तों क्या कहते हैं? सुपरनोवा को दोस्तों क्या कहते हैं? विस्फोटी तारा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तारामंडल के अंदर जो न्यूरॉन्स तारे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्फोटी तारा कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पुच्छल तारा दोस्तों किससे कहते हैं? तो दोस्तों पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु जिन्हें कहते हैं, ये चट्टान धूल पर जमी हुई गैसों के बने होते हैं। ब्लैक होल के बारे में दोस्तों जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल क्या होता है? दोस्तों बात करी जाएगी ब्लैक होल तो ब्रह्मांड का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही है। यहां का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा तीव्र होता है दोस्तों कि कोई भी कण या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण कोई भी कण हो या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण हो, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। प्रकाश भी दोस्तों इससे नहीं बच सकता है। ब्लैक होल जो है हर चीज़ों को अपने में समा लेता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा घनत्व होने के कारण दोस्तों इसमें आवेश बहुत ज़्यादा होता है जिससे किसी भी चीज़ को खुद में समा सकता है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति अधिक भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होता है, या फिर अभिकेंद्रण बल के समान होता है, या फिर सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का उस स्थान पर शून्य होता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दिल का दौरा किस कारण होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला होने के कारण, हृदय की गति रुक जाना, हृदय रक्त में आपूर्ति की कमी, या फिर अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दोस्तों दिल के दौरे की अगर बात करी जाएगी तो दिल का दौरा दोस्तों हृदय में रक्तीय आपूर्ति की कमी होने के कारण, हृदय में रक्तीय आपूर्ति की कमी होने के कारण दिल का दौरा या फिर हार्ट अटैक होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा। तो दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार की दोस्तों बात करी जाएगी, लार की अगर बात करी जाएगी, सलाइवा जिसे कहते हैं, तो लार की अगर बात करी जाएगी तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। और एमिलेज एंजाइम दोस्तों क्या करता है? एमिलेज एंजाइम जो है दोस्तों ये स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। किसे? स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। एमिलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आयोडीन की कमी से क्या होता है? अवटु अतक्रियता, घेंघा, मिजेट या फिर मधुमेह। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। घेंघा दोस्तों, घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। कौन सी ग्रंथि बढ़ने लगती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और जिसे दोस्तों घेंघा रोग कहा गया है और यह आयोडीन की कमी से होता है। अगर बात की जाएगी दोस्तों अवटु अतक्रियता की, तो अवटु अतक्रियता इसे दोस्तों
हाइपरथायराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो दोस्तों अवटु अतिक्रियता ये जो है आपका ऑप्शन ए है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि में जब क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर गड़बड़ी हो जाती है तो उस कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है या फिर अवटु अतिक्रियता हो जाती है। यह बीमारी दोस्तों महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 5 से 8 गुना ज़्यादा होती है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी मिजेट, तो दोस्तों मिजेट इसको समझने का प्रयास करते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। मिजेट की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे एकदम। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी मिजेट की, तो मिजेट क्या होता है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। मिजेट की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो मिजेट एक वृद्धि हार्मोन के स्त्राव को कम हो जाने से होता है। तो मिजेट रोग है दोस्तों। तो मिजेट रोग कैसे होता है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स प्रवाहित होता है। कौन सा हार्मोन, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पीयूष ग्रंथि से दोस्तों वृद्धि हार्मोन प्रवाहित होता है। कौन सा? वृद्धि हार्मोन प्रवाहित होता है, वृद्धि हार्मोन। और दोस्तों जब इसका अल्प स्त्राव होता है, क्या होता है? जब इसका अल्प स्त्राव ही हो पाता है, जब इसका अल्प स्त्राव ही हो पाता है तो व्यक्ति जो है सामान्य लंबाई प्राप्त नहीं होती है। व्यक्ति की लंबाई क्या हो जाती है दोस्तों? तो इसमें व्यक्ति की लंबाई जो है वो नियंत्रित हो जाती है। क्या हो जाती है? नियंत्रित हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों व्यक्ति कैसा हो जाता है दोस्तों जिसके कारण दोस्तों व्यक्ति बौना हो जाता है। कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों वह नपुंसक हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो वृद्धि हार्मोन्स के स्त्राव के क्रम कम हो जाने के कारण व्यक्ति बौना हो जाता है और वह व्यक्ति नपुंसक एवं बांझ हो जाता है, और इस रोग को दोस्तों मिजेट के नाम से जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन दोस्तों है आपका मधुमेह। तो दोस्तों मधुमेह के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। यह एक पुरानी चय अपचय बीमारी है। कैसी बीमारी है? चय अपचय बीमारी है, जिसके अंतर्गत दोस्तों रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। रक्त में दोस्तों किसका स्तर बढ़ जाता है? ग्लूकोज यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? शर्करा की मात्रा दोस्तों बढ़ जाती है, जिसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग होने के पश्चात जो है यह व्यक्ति के किन अंगों पर प्रभाव डालता है? तो दोस्तों यह व्यक्ति के रक्तवाहिनिकाओं पर, आँखों पर, गुर्दे पर तथा तंत्रिकाओं पर और हृदय पर क्षति पहुंचाता है। हृदय पर ध्यान रखेंगे, रक्तवाहिनिकाओं पर, आँखों पर और साथ ही साथ में गुर्दे को क्षति पहुंचाता है, गुर्दे को क्षति पहुंचाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे आज के सेशन को। सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों की ढलानों पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या फिर पहाड़ी की चोटी पर। तो दोस्तों सोपान कृषि पहाड़ों की चोटी पर की जाती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, चोटी पर नहीं, पहाड़ों की ढलान पर की जाती है। पहाड़ों की ढलान पर जो है सोपान खेती की जाती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सोपान खेती किसे कहते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सोपान कृषि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आपने ये जान लिया है कि सोपान कृषि कहाँ पर होती है दोस्तों। तो सोपान कृषि जो है पहाड़ों की ढलानों पर होती है। कहाँ पर होती है? पहाड़ों की ढलानों पर होती है। सभी दोस्त जान गए हैं। इसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। ढलानों पर की जाती है, पहाड़ों तक की ढलानों पर की जाती है और इसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। तो दोस्तों मैदानी इलाकों के अभाव से पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत जो है विकसित किए जाते हैं, जिसे सोपान कृषि कहा जाता है। सोपान कृषि से दोस्तों लाभ क्या होता है दोस्तों? सोपान कृषि से लाभ क्या होता है? सोपान कृषि से दोस्तों मृदा अपरदन रुकता है। क्या होता है? मृदा का अपरदन जो है वो कम होता है और साथ ही साथ में वर्षा का जो पानी है, वर्षा का पानी जो है
वो रोकने में सहायक रहता है। वर्षा का पानी रोकता है, सोपान कृषि के द्वारा वर्षा का पानी रुक जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है सभी दोस्त बताएंगे, निम्नलिखित की जोड़ी बनाएं। तो इसमें जोड़ी बनाना है तो एक बार ध्यान से देखकर इसकी जोड़ी बनाते हैं। जबलपुर, इसमें शहर दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है, तो किस शहर किसका संबंध किस नदी से है ये आपको बताना है। जबलपुर, पेरिस, लंदन, लाहौर। दूसरी तरफ नदी का नाम दिया हुआ रावी, नर्मदा, सीन या फिर थेम्स। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी जबलपुर की, तो जबलपुर का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों जबलपुर में कौन सी नदी है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जबलपुर में दोस्तों नर्मदा नदी है, ऑप्शन पहले का दूसरे में मिल जाएगा। अगर बात की जाएगी दोस्तों पेरिस, पेरिस में कौन सी नदी है? तो दोस्तों पेरिस में सीन नदी है। कौन सी नदी है? पेरिस में सीन नदी है। अगर बात की जाएगी दोस्तों लंदन, तो लंदन में दोस्तों थेम्स नदी है। अगर बात की जाएगी लाहौर, तो लाहौर में दोस्तों रावी नदी है। सभी को पता है लाहौर जो कि पाकिस्तान में वर्तमान समय में पड़ता है और पाकिस्तान में दोस्तों रावी नदी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसे मिला लिए हैं। ऑप्शन ए का सेकंड, ऑप्शन बी का थर्ड, ऑप्शन सी का फोर्थ, ऑप्शन डी का फर्स्ट है। तो इस तरीके के ऑप्शन से हम मिला लेंगे तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्त छाप देंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला अगर बात करी जाएगी स्कर्वी रोग दोस्तों, तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों बेरी बेरी। तो दोस्तों बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो बेरी बेरी रोग दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। B1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन। क्या नाम है? थायमिन नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। थायमिन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम आपको विटामिन से रिलेटेड विटामिन के जो रासायनिक नाम है, साथ ही साथ में दोस्तों इनसे संबंधित बीमारियां, इसको एक ट्रिक के माध्यम से संपूर्ण जो है विटामिन आपका हम कवर करवाने वाले हैं। तो कल वाले सेशन में आप सभी दोस्त अवश्य जुड़ेंगे। 8 बजे प्रतिदिन शाम को एसएससी जीडी में बेस्ट स्कोर करने के लिए जरूर जुड़ें। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। कॉस्ट स्प्रिट में क्या होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कॉस्ट स्प्रिट में क्या होती है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल या फिर प्रोपिल अल्कोहल। तो दोस्तों कास्ट स्प्रिट में मेथिल अल्कोहल होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं, जिन्हें दोस्तों वीटो पावर कंट्री के नाम से भी जानते हैं। वीटो पावर एक विशेषाधिकार इनको होता है। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार, मना करने का अधिकार होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश कौन से हैं? कनाडा, चीन, फ्रांस, यूएसए या फिर यूके। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। ऑप्शन सी है जापान, जर्मनी, रूस, यूएसए, यूके। ऑप्शन डी है जर्मनी, चीन, रूस, यूएसए, यूके। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के
जो स्थायी सदस्य हैं इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। सभी दोस्त ये ट्रिक याद रखेंगे। रूस का फेस, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर वीटो पावर कंट्री कौन कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक है रूस का फेस। तो रूस से दोस्तों हमारा रूस निकल के तो आ ही गया है। अगर बात करी जाएगी फेस में, का आपका साइलेंट है, यप से आपका होता है फ्रांस, क्या है, यप से होता है फ्रांस, ए से होता है आपका अमेरिका, क्या होता है, ए से अमेरिका, सी से दोस्तों चाइना, सी से कौन सा देश है, चाइना, और ई से दोस्तों कौन सा है, इंग्लैंड। तो ये दोस्तों 5 देश है वीटो पावर देश। वीटो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वीटो का अर्थ क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वीटो का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों वीटो का अर्थ होता है मना करना, क्या होता है, तो दोस्तों वीटो का अर्थ क्या होता है, दोस्तों वीटो का अर्थ होता है मना करना, मना करना होता है वीटो का अर्थ, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वीटो का अर्थ होता है मना करना, निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ या फिर भगवान ब्रह्मा। तो दोस्तों पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 2011 की अंतिम जनगणना के परिणाम अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों 2000 की अंतिम जनगणना के परिणाम अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, 325, 352, ऑप्शन सी है 372, ऑप्शन डी है 382। सही आंसर क्या होगा, छाप देंगे। तो दोस्तों 2011 के अंतिम जनगणना के परिणाम अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है 382, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है, ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका हो, या फिर ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपने कार्य का संचालन करती है, या फिर ऐसा देश जिसके पास कई देशों की नागरिकता है, या फिर विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित संगठन। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपने कार्य का संचालन करती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय। तो ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपने कार्य का संचालन करती है उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों बाराहमिहिर क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बाराहमिहिर, तो दोस्तों बाराहमिहिर एक प्राचीन खगोलज्ञ थे, क्या थे, एक प्राचीन खगोलज्ञ थे, कौन, बाराहमिहिर, बाराहमिहिर। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एक प्राचीन खगोलविद। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सीसा, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बड़े शहरों में वायु का प्रदूषण कौन करता है, सीसा करता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यही तक है, क्योंकि एसएससी जीडी में जीएस जी के बाकी सारे सेशन में आपके 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इस बार 0.25 से हटाकर दोस्तों 0.50 कर दी गई है, अर्थात दोस्तों 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारा जीके जीएस का पार्ट कवर अप करने वाले हैं, जिसके माध्यम से अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकें। तो दोस्तों आप सभी दोस्त प्रतिदिन 8 बजे लाइव क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को करेंगे और बेहतर, तो सभी दोस्त जरूर जुड़ेंगे। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया
किया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।